हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूपीएससी क्लासेस। आज हम देखो अपना ये सोशियोलॉजी का डे 2 है हमारा। ठीक है, ये डे 2 सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने इमर्जेंस और सोशियोलॉजी देखा था, किस तरह से समाजशास्त्र का उद्भव हुआ था, क्या क्या घटनाएं घटी थी। डे 2 में हम देखेंगे एक बहुत ही बड़ा डिबेट है सोशियोलॉजी में, क्या सोशियोलॉजी एक साइंस सब्जेक्ट है या नहीं। ठीक है, कुछ लोग इसके पक्ष में बोलते हैं कि हाँ ये साइंस सब्जेक्ट है, जबकि कुछ लोग इसके अगेंस्ट बोलते हैं कि नहीं ये साइंस सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये सोसाइटी टू सोसाइटी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स काफी जो कि सोशियोलॉजी के जो फिनोमिना है, एस्पेक्ट तो काफी डिफरेंट है। वो वेरिएबल बहुत सारे रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे डिटेल में आगे कैसे। तो इसमें देखो हम लोग इसको इस तरह से शुरू करेंगे, एक इंट्रो देखेंगे, यह एक साइंस सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, वो देखेंगे कैसे साइंस सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। क्रिटिसिज्म में देखेंगे कि किस तरह से जो कि सोशियोलॉजी एक साइंस सब्जेक्ट नहीं है, क्या इसकी क्रिटिक्स है। और उसके बाद कंक्लूजन हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, राइट। इसी स्ट्रक्चर जो कि आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में ही जो कि हमारा ये टॉपिक हुआ। ये देखो बहुत बड़ा सवाल अभी भी आज भी बना रहता है, डिबेट होता है कि क्या सोशियोलॉजी एक साइंस सब्जेक्ट है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। तो इंट्रो में देखो यहाँ बोला जा रहा है कि कोई भी जो सब्जेक्ट होता है ना, उसको साइंस है कि नहीं इस कैटेगरी में रखने के लिए उसके 4 प्री कंडीशन होते हैं। पहला कि थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन होना चाहिए, यानी कि उसमें एक थ्योरी का निर्माण होना चाहिए। सेकंड, उसमें ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च होनी चाहिए, यानी जो उसकी रिसर्च वगैरह होती है उसमें ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन होनी चाहिए, पार्शियलिटी वगैरह नहीं होनी चाहिए। थर्ड, क्वांटिफिएबिलिटी ऑफ फिनोमेना होना चाहिए, यानी जो भी उसमें उस सब्जेक्ट को लेकर जो भी घटनाएं घट रही हैं उसका एक प्रॉपर डेटा वगैरह कलेक्शन होना चाहिए, और वो डेटा जो कि आपका पार्शियल ना हो, जो कि एक वैल्यू ओरिएंटेशन ना हो, मतलब कि किसी की वैल्यू के इन्फ्लुएंस ना हो, वो मतलब ट्रांसपेरेंट डेटा वगैरह होना चाहिए। फोर्थ बोला जा रहा है कि रिलायबिलिटी होना चाहिए, यानी कि अगर कोई थ्योरी आपने बना दी है तो हर एक मतलब अर्थ पे कहीं भी हो, कोई भी समाज हो, वो हर जगह एप्लीकेबल होना चाहिए। जैसे ग्रेविटी का जो आप थ्योरी देखते हो फिजिक्स में, वो अर्थ में चाहे यूएसए में हो आप, चाहे इंडिया में हो, चाहे जापान, चाइना कहीं भी हो, वो सेम रहता है, एक जैसा ही जो कि बिहेव करता है। उसी तरह कहने का मतलब कि यहाँ पे ग्रेविटेशन की थ्योरी में जो कि रिलायबिलिटी हमको देखने को मिलती है। इसी तरह अगर हम सोशियोलॉजी का कोई थ्योरी वगैरह निर्माण करते हैं, तो हर एक सोसाइटी वो एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर एप्लीकेबल होगा तभी हम कहेंगे वो थ्योरी जो कि रिलायबल है, राइट। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट जो कि ये 4 चीज़ों पे खरा उतरता है तो उसको हम लोग साइंस सब्जेक्ट के रूप में कैटेगरी सॉरी क्लासिफिकेशन उसका हम लोग करते हैं। ठीक है? थोड़ा-सा मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ। कि ये 4 प्री कंडीशन है। अब आओ चलो इसी 4 प्री कंडीशन देखते हैं कि क्या सोशियोलॉजी खरा उतरता है या नहीं। उसके पहले थोड़ा-सा देख लेते हैं जो इनिशियल सोशियोलॉजिस्ट थे वो क्या सोचते थे सोशियोलॉजी के बारे में कि एक साइंस सब्जेक्ट है कि नहीं। देखो, यहाँ बोला बोला जा रहा है कि इनिशियल जो सोशियोलॉजिस्ट थे, वो देखो सोशियोलॉजी को एक नेचुरल साइंस के रूप में जो कि डेवलप करना चाहते थे। जैसे सेंट साइमन है, वो देखो सोशियोलॉजी को सोशल फिजिक्स बुलाते थे। अगस्त काम्टे जी देखो सोशल स्टैटिक एंड डायनामिक्स बोलते थे सोशियोलॉजी को। और हर्बर्ट हर्बर्ट यहाँ पर टी रहेगा। हर्बर्ट स्पेंसर जी देखो जो कि इसको ऑर्गेनिस्मिक एनोलॉजी बोलते थे। ऑर्गेनिस्मिक एनोलॉजी क्या है ये सब हम आगे पढ़ेंगे जब हर्बर्ट स्पेंसर का थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे। मतलब एक मिला-जुला के ये जो तीनों इनिशियल जो सोशियोलॉजिस्ट है, ये सोशियोलॉजी को एज़ अ साइंस सब्जेक्ट जो कि डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है? तो ये हमने थोड़ी-सी इंट्रो देख ली। अब आते हैं मेन पार्ट पे कि कैसे सोशियोलॉजी एक साइंस है, यहाँ पे हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा-सा मैं ज़ूम ज़ूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर विज़िबल हो। ठीक है? यहाँ पे देखो, तो बोला जाए कि सोशियोलॉजी एज़ नेचुरल साइंस बेस्ड ऑन 4th प्रीकंडीशन, वही जो 4th प्रीकंडीशन हमने देखा था उसी आधार पे। तो पहला बोला जाए कि थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन, यानी कि सोशियोलॉजी में जो कि थ्योरी निर्माण किया जा सकता है। जैसे यहाँ बताया जाए कि मेनी सोशियोलॉजिकल थ्योरी आर ट्रू इन स्पेसिफिक सोशियो कल्चर। फॉर एग्जांपल, यहाँ बोला है कि बहुत सारे जो कि सोशियोलॉजिकल जो थ्योरी वो सही पाए गए हैं स्पेसिफिक सोशियो कल्चर के रूप में। जैसे हम बताएं कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब सामाजिक स्थिरीकरण। जैसे एक लेयर हो गया समाज में, ये अपर क्लास हो गया, ये मिडिल क्लास हो गया और ये लोअर क्लास हो गया। तो अगर आप देखोगे समाज में, हर एक समाज में जो कि स्ट्रेटिफिकेशन हमको देखने की मिलती है, चाहे वो इंडिया हो, यूएसए हो, यूरोप हो, जापान हो, चाइना हो, कहीं भी हो। आप देखोगे समाज में जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं समाज में एक स्ट्रेटिफिकेशन है, यानी लेयर में बँटे हैं, अपर क्लास है, मिडल क्लास है, लोअर क्लास। इस तरह से जो कि आपका समाज जो कि डिवाइड है, हमको देखने को मिलता है। ठीक है? तो वही बताया जाए कि इंडिया में देखोगे ये चीज़ें कैसे स्ट्रेटिफिकेशन हमको देखने को मिलती है, कास्ट सिस्टम के आधार पे हमको देखने को मिलती है। जबकि वेस्टर्न कंट्री में देखोगे तो ये क्लास सिस्टम के रूप में ये स्ट्रेटिफिकेशन हमको देखने को मिलती है। यानी कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो थ्योरी है, वो हर एक सोसाइटी में पाया जा रहा है। स्पेसिफिक कंडीशन में उसका अलग-अलग नाम है। जैसे इंडिया के केस में देखोगे तो कास्ट सिस्टम देखने को मिलती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, जबकि यूरोप वगैरह वेस्टर्न कंट्री में देखोगे तो क्लास सिस्टम के रूप में यही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वगैरह हमको देखने को मिलती है।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो एक बार रिवाइंड करना, थोड़ा-सा पीछे से एक बार फिर से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? सेकंड बोला जा रहा है यहाँ पे, ये सेकंड है कि ऑब्जेक्टिविटी भी सोशियोलॉजी हमको देखने को मिलती है। कैसे? यहाँ बोला जाए कि एब्सोल्यूट नॉट बट ट्रेनिंग कैन हेल्प। यहाँ बताया कि सोशियोलॉजी में देखो एब्सोल्यूट तो ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं होती, लेकिन ट्रेनिंग से जो रिसर्चर होते हैं उनको अगर ट्रेनिंग अच्छी दी जाए, तो ऑब्जेक्टिविटी वगैरह मेंटेन किया जा सकता है। जैसे इमाइल दुर्खिम जो कि साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करते हैं या ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए, जैसे इनके एक स्टडी है सुसाइड की स्टडी। इसमें एक अच्छा खासा जो कि साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करते हैं सुसाइड स्टडी को रिवील करने के लिए, ये बताने के लिए कि जो सुसाइड की घटना है ये एक साइकोलॉजिकल घटना नहीं है बल्कि ये एक सोशियोलॉजिकल घटना है। उसको ये प्रूव भी करते हैं अपने कुछ साइंटिफिक स्टडी के द्वारा, जो इनका सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे। और इसी तरह देखो मैक्स वेबर भी अपना आइडियल टाइप के कॉन्सेप्ट देते हैं, जिससे वो कंपैरेटिव स्टडी करने का अवसर देते हैं रिसर्चर को, कि रिसर्चर जो कि कंपैरेटिव स्टडी करके जो कि रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं, उनकी अपनी वैल्यू जो कि इन्फ्लुएंस नहीं करेगी रिसर्च को। तो ये कुछ ऐसे मतलब ट्रेनिंग वगैरह है जिस मेथड का आप यदि प्रयोग करेंगे, तो आप जो कि सोशियोलॉजी के रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? थर्ड पॉइंट है क्वांटिफिएबिलिटी, वही कि डेटा वगैरह मेंटेन करना। जैसे यहाँ बताया कि जो सोशल फिनोमिना है उसको देखो, उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से देखोगे तो ऑब्जर्व किया जा सकता है, इसलिए ये क्वांटिफिएबिलिटी के पक्ष में रखा जाता है। जैसे इमाइल दुर्खिम का जो सोशल फैक्ट का स्टडी है वो इसी आधार पे आधारित है, ये इसी आधार पे जो कि डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं। तो फोर्थ है रिलायबिलिटी। तो जैसे ये बोला कि जी हाँ, बिल्कुल रिलायबिलिटी सोशियोलॉजी कॉन्सेप्ट में भी हमको देखने को मिलती है। जैसे वो क्लास सिस्टम हमने पहले देखा था कि हर एक समाज में पाई जा रही है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे इंडिया हो, चाहे एशिया हो, कहीं न कहीं देखोगे हर जगह जो कि अलग-अलग नाम से ही, लेकिन क्लास सिस्टम जो है यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वगैरह वो हर जगह देखने को मिल रही है। जैसे इंडिया में कास्ट, वेस्टर्न कंट्री में क्लास, फैमिली कॉन्सेप्ट देखो किसी भी आप देश समाज में जाओगे फैमिली तो आपको कल्चर देखने को मिलेगा। फैमिली का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं किसी भी समाज में ना हो, हर एक समाज में फैमिली देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये बताता है कि रिलायबिलिटी वगैरह भी हमको देखने को मिलती है। तो इस 4 बेस पे ये बोलते हैं जो सोशियोलॉजिस्ट है कि ये इन चारों बेस पे हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। तो अभी तो लग रहा होगा आप लोग को कि हाँ, बड़ा सही बात करे सोशियोलॉजी को तो साइंस में कंसीडर किया जाना चाहिए। लेकिन देखो अब इसके क्रिटिसिज़्म भी वगैरह बहुत आते हैं, ठीक है? कि ये एक जो कि साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इस ये देखो ध्यान रखना ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी बार-बार जो कि इस पे क्वेश्चन वगैरह पूछती रहती है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे क्रिटिसिज्म आता है कि कैसे सोशियोलॉजी एक साइंस सब्जेक्ट नहीं, वही जो 4 बेस थे हमने उसी आधार पे देखो यहाँ बताएँगे कि सोशियोलॉजी जो कि एक साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं है। जैसे बात होती है पहले क्या थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन, यहाँ हम बताएँगे जो थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन है वो वैरी करती है। डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में अलग-अलग चीज़ देखने को मिलती है। कोई भी एक सिंगल थ्योरी सोशियोलॉजी में नहीं है जो यूनिवर्सल हो, हर एक सोसाइटी में एप्लीकेबल हो एज़ इट। हमेशा कुछ न कुछ चेंज के साथ जो कि वो एप्लीकेबल होगी, राइट? तो वही चीज़ बात की जैसे यहाँ पे कास्ट सिस्टम। इंडिया में जो कास्ट सिस्टम वो देखोगे तो रिलीजन के बेस्ड पे ओरिएंटेड है, राइट? जबकि क्लास सिस्टम जो कि वेस्टर्न कंट्री वो रिलीजन के बेस पे नहीं, वो इकोनॉमी के बेस पे है, स्टेटस के बेस पे है, ना कि रिलीजन के बेस पे। तो वही कहा था कि अब जैसे हमने देखा था थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन में कि स्ट्रैटिफिकेशन समाज का जो कि समाज में स्ट्रैटिफिकेशन हर जगह सोसाइटी में देखने को मिलती है, लेकिन इसमें भी काफ़ी डिफरेंट है। कास्ट सिस्टम का जो ओरिजिन है वो रिलीजन के बेस पर है, जबकि यहाँ पे क्लास सिस्टम जो कि इकोनॉमी के बेस पे उनको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें वैरी करती हैं। वही बात यहाँ पे कही जा रही है आपकी, राइट? नेक्स्ट देखो, तो इसलिए बोला जाए कि यहाँ पे जब सोसाइटी टू सोसाइटी चीज़ें डिफरेंट है, वेरी करिए तो कैसे आप थ्योरी का निर्माण किए कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे बोला जाए कि ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे बताया कि अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देखोगे, तो जो रिलिजन का स्टडी है वो अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से रिलिजन को देखते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स जो है, वो रिलिजन को एज़ ए ओपियम यानी अफ़ीम की संज्ञा देखते हैं, बोलते हैं ये ज़हर है सोसाइटी के लिए। क्यों? क्योंकि ये देखो हेल्प करता है अपर जो क्लास के जो अपर स्टेटा के लोग होते हैं सोसाइटी में, वो लोअर स्टेटा के सोसाइटी के लोगों को एक्सप्लॉइट करने में हेल्प करता है। तो रिलीजन को कार्ल मार्क्स जो कि अफ़ीम की संज्ञा देते हैं, ओपियम की संज्ञा देते हैं, क्यों? क्योंकि जो अपर क्लास के लोग हैं, ये लोअर क्लास के लोगों को एक्सप्लॉइट करने में हेल्प करता है। और इसको जस्टिफाई करता है कि आप लोअर क्लास में पैदा हुए इसलिए आपका ये एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो आप अगले बार अच्छे कर्म करें जैसे हिंदू धर्म में भी देख लो कि बोला जाता है कि आप अगर निम्न जाति में पैदा हुए तो ये आपका कर्म है, पिछले जन्म में कुछ कर्म हुआ, तो इसीलिए आप निम्न जाति हो। तो ये जस्टिफिकेशन कहीं न कहीं देता है। तो मार्क्स यही बोलते हैं कि ये गलत है। ये जो कि रिलीजन कहीं न कहीं एक तरह से अपर क्लास लोगों का हथियार है,
जो अपने एक्सप्लॉइटेशन को जस्टिफाई करते हैं लोअर क्लास के लोअर स्टेटा के लोगों के ऊपर। ठीक है? ऐसा मार्क्स कहते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन दुर्खिम क्या बोलते हैं इमानुएल दुर्खिम को देखो रिलीजन का अलग कॉन्सेप्ट है देखने का। ये बोलते हैं समाज में जो रिलीजन है, वो लोगों को इंटीग्रेट करता है। कैसे? जैसे आप देखो जो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल है, जैसे अभी देखो गणेश चतुर्थी चल रही है, राइट? गणेश चतुर्थी में कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू हिंदू धर्म से कोई भी कास्ट का हो, अपर, लोअर मिडिल मतलब कि जैसे कि आपका ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र, वैश्य कोई नहीं। कोई भी जाति का हो, सभी जो कि मिल के जो कि फेस्टिवल को मनाते हैं। होली हो, दीपावली हो, गणेश चतुर्थी हो, जो भी आपका ये चीज़ें हैं, तो सभी क्या होता है इंटीग्रेट होते हैं, एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक-दूसरे से इनमें जो कि जो हिन जो एक ही रिलीजन के लोग कम्युनिटी के लोग हैं, वो उनमें जो कि काफ़ी यूनिटी देखने को मिलती है। तो इस आधार पे दुर्खिम बोलते हैं कि रिलीजन जो कि समाज को तोड़ता नहीं है मार्क्स साहब, बल्कि ये समाज को तो जोड़ने का काम करता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग देखो फैक्ट है ना, दुर्खिम किसी एक ही चीज़ को जो मार्क्स बोले ओपियम बोले, अफ़ीम दे रहे हैं, अफ़ीम की संज्ञा देख रहे हैं, जबकि जोखिम देखो उसी को कैसे एकदम उसका उलट बता रहा है कि समाज के लिए तो अच्छा है। कैसे देख रहे हो? ठीक है, आप मेरे नज़रिए से देखो, ऐसा जोखिम बोलते हैं। तो इसलिए बोल रहा है यहाँ बोला जाए कि ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मार्क्स तो कुछ और रिलीजन को देख रहा है, जबकि जोखिम कुछ और देख रहा है। तो ऑब्जेक्टिविटी लोगों की अपनी वैल्यू जो है वो उसपे हावी हो रही है उनकी थ्योरी पे। थर्ड बोला जा रहा है कि नॉट क्वांटिफिएबिलिटी है, यानी कि डेटा वगैरह जो कि कलेक्ट करना मेंटेन नहीं है, मेंटेन करना जो कि कलेक्ट करना या मेंटेन करना वो पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे लुनबर्ग कहते हैं कि हाउ कैन वी क्वांटिफाई वैल्यू लाइक मैरेजेस फैमिली, यानी जो किसी फैमिली का किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी का फैमिली है, किसी अलग सोसाइटी का फैमिली अलग कल्चर है या कल्चर अलग है, मैरेजेस का सिस्टम अलग है, तो उसको कैसे क्वांटिफाई कैसे जो कि उसको कलेक्ट कर सकते हो डेटा वगैरह? नहीं कर सकते, ये तो वैल्यू वाली चीज़ है ना, आप इसे क्वांटिफ़ाई नहीं कर सकते वैल्यू को, ठीक है? वही सोसाइटी टू सोसाइटी अलग-अलग है, इसलिए बोला है कि ये नॉट क्वांटिफ़ाइबल है। फोर्थ बोला जाए कि लैक ऑफ रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी भी नहीं हो सकती, रिलायबिलिटी जो कि वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जैसे यहाँ पे फैमिली का एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि अगर फैमिली की डेफिनेशन से आप देखोगे, तो किसी के लिए न्यूक्लियर फैमिली फैमिली है, किसी के लिए जो कि जॉइंट फैमिली एक फैमिली होती है, फैमिली की डेफिनेशन होती है। किसी के लिए अपने फ्रेंड सर्कल ही जो कि फैमिली के रूप में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि लैक ऑफ रिलायबिलिटी हमको देखने को मिलती है। अभी देखिए यही 4 बेस पे हमने अभी सोशियोलॉजी को एक साइंस सब्जेक्ट जो कि प्रूव किया था। अब यही 4 बेस जो कि बता रहे हैं कि किस सोशियोलॉजी एक साइंस सब्जेक्ट नहीं है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए मुझे सोशियोलॉजी लगता है काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। आपको वेरियस थॉट आपकी जो सोचने की शक्ति है उसको कहीं न कहीं और बढ़ाता है। आप सोचने मजबूर होते हैं कि नहीं हाँ, ये भी पक्ष जो कि सोसाइटी का हमको देखने को मिलता है, ये भी चीज़ें जो कि सही है। आपका थॉट डेवलपमेंट होता है काफ़ी अच्छे से, ठीक है? तो ये क्रिटिसिज़्म है। अब आते हो कंक्लूज़न पे आते हैं, ठीक है? तो कंक्लूज़न आप कैसे लिखोगे? बैलेंस लिखना है, हमेशा कभी भी एक तरफ का कंक्लूज़न आपको नहीं लिखना है क्योंकि देखो रिसर्चर दोनों पक्ष में है। इसके पक्ष में भी है, इसके अगेंस्ट में भी है। आप बैलेंस कैसे लिखोगे? तो यहाँ बोला जाएगा कि सोशियोलॉजी इज़ नॉट कंसिडर्ड एज़ नेचुरल साइंस बिकॉज़ ऑफ इट्स लिमिटेशन। सोशियोलॉजी को देखो पूर्ण रूप से एक जो कि नेचुरल साइंस के रूप में कंसिडर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके कुछ लिमिटेशन जैसे लैक ऑफ एम्पिरिसिज़्म, स्टेबिलिटी, यूनिवर्सल थ्योरी एंड एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी ये मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए सोशियोलॉजी को साइंस सब्जेक्ट डिक्लेयर करना थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन बट अगर हम इसको साइंस मेथड इसके जो साइंस मेथड है मेथड ऑफ इंक्वायरी जो साइंस के जो मेथड वगैरह है, उसको अगर यूज़ करें सोशियोलॉजी में थोड़ा-सा ट्रेनिंग के साथ जैसे बताया गया था, तो सोशियोलॉजी को एक साइंस सब्जेक्ट की तरह जो कि ट्रीट किया जा सकता है, जैसे इमानुएल दुर्खिम का जो सोशल फैक्ट का स्टडी है, इस बेस पे अगर स्टडी करें इस तरह से, तो सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक मेथड का प्रयोग सोशियोलॉजी में किया जा सकता है, जिससे ऑब्जेक्टिविटी वगैरह मेंटेन हो सके और एक थ्योरी का निर्माण हो सके। तो ये एक कंक्लूजन आप बैलेंस वे में लिखोगे, ठीक है? आपके पास कुछ अच्छा कंक्लूजन सजेशन होगा तो आप बताना। तो ये रहा हमारा आज का क्लास सोशियोलॉजी एक साइंस है कि नहीं, इसके ऊपर ये जो कि पूरा क्लास था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलेंगे डे 3 में कल अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।